हाय। आज से हम पढ़ेंगे रीट प्री के लिए और रीट प्री की तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या पढ़ेंगे, आज से हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे उसके बारे में। आज हम सबसे पहले हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी रीट में 30 नंबर की आती है, प्री में जो इसमें से 15 व्याकरण के क्वेश्चन और 15 टीचिंग मेथड के आने वाले हैं। तो इन टीचिंग मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। जो टीचिंग मेथड जो हिंदी के हैं वो 3 यूनिट में है। यूनिट फर्स्ट यूनिट जो फर्स्ट है उसमें 3 टॉपिक हैं जो कि 5 नंबर के होते हैं। यूनिट सेकंड भी जो है उसमें 4 टॉपिक हैं जो कि 5 नंबर के होंगे, और यूनिट थर्ड है उसमें भी 4 टॉपिक हैं और ये 5 नंबर के होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, अभी रुकिए। अब रीड पेपर है ये। 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। लेवल 1 सिलेबस, ये पुराना सिलेबस नहीं है, ठीक। भाषा 2, इसमें यूनिट ये रहा फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। पहला यूनिट में भाषा शिक्षण विधि पहला टॉपिक है, दूसरा भाषा शिक्षण उपागम और तीसरा है भाषा शिक्षण की दक्षता। तो हम पहले आज पढ़ेंगे भाषा शिक्षण विधियाँ, उसके बाद शाम तक भाषा शिक्षण के उपागम और उसके बाद भाषा शिक्षण की दक्षता का विकास। तो जो पहला आज का टॉपिक है उसके लिए मैंने पहले से ही अपनी PDF तैयार रखी है जिसका नाम है भाषा शिक्षण की विधियाँ। ये टोटल 15 नंबर की होती है जिन्हें हम 3 यूनिट में पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया। 5-5 नंबर का यूनिट होता है। एक यूनिट जो पहला है उसमें 3 टॉपिक हैं, भाषा शिक्षण की विधियाँ, भाषा शिक्षण के उपागम और भाषा शिक्षण की दक्षता। भाषा शिक्षण विधियाँ जो हैं वो टोटल 10 होती है या फिर उससे भी ज़्यादा होती है, पर मेनली मैंने आपको यहाँ पर 14 बताई है जिसमें से 10 इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में पढ़ना है। पहला है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि का मतलब होता है कि किसी को देखकर उसकी तरह बोलना या फिर उसकी तरह हरकतें करना, यही अनुकरण होता है। जैसे कि रिपीटेशन भी आप कह सकते हैं। इस विधि में जब एक अध्यापक कुछ बोलता है शब्द को देखकर, तो छात्रों से भी यह कहता है कि मैंने जो बोला है उसको आप रिपीट करें। जैसे कि उदाहरण आपको दिया गया है, शिक्षक बोर्ड पर लिखे हुए कमल शब्द को बोलकर छात्रों को कहता है कि तुम भी इसे कमल कहो। इकाई विधि, इसके प्रवर्तक जो थे वो है मोरिसन, ठीक है। इसको पूर्ण से अंश की विधि भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना, और ये पूर्ण से अंश की ओर बढ़ती भी है। मोरिसन का कहना ये था कि हर पाठ को या फिर हर पाठ्यक्रम को इकाई के रूप में बांटकर फिर सब छात्रों को पढ़ाना चाहिए ताकि इसको और सरल बनाया जा सके पाठ्यक्रम को। इसने 3 स्टेप्स बताए थे, 3 प्रकार बताए थे या फिर 3 भाग बताए थे या फिर 3 सोपान बताए थे, ये कह सकते हैं। प्रस्तावना, विकास और पूर्ति। पहला है प्रस्तावना। इसका मतलब ये होता है कि छात्र को पहले हमें कक्ष में जाने के बाद जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसकी प्रस्तावना दें, फिर उसके अंदर बुद्धि का विकास करें उस टॉपिक से रिलेटेड, और उसके बाद उसके ज्ञान में पूर्ति करें। उसके बाद है प्रत्यक्ष विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट मेथड। जो भाषा हमको छात्र को पढ़ानी है उसी भाषा में हम वार्तालाप करें, यही प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। जैसे कि अगर मुझे एक छात्र को इंग्लिश पढ़ानी है तो मैं पूरे समय पूरे विद्यालय में कक्षाओं के कालांशों में उससे इंग्लिश में वार्तालाप करूँगा और उसे भी कहूँगा कि तुम भी इंग्लिश में वार्तालाप करो, ताकि क्या होगा कि हमको जो भाषा सीखनी है वो आसानी से हम ग्रहण कर सकते हैं। इसे ही प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि, इसमें क्या होता है, जब एक अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है तो उसमें जो व्याकरण के शब्द हैं उनका भी अनुवाद करके छात्रों को बताता है शिक्षक, जिसे ही व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। जैसे कि राम खेलने जाता है, यह लाइन जब पाठ में आती है तो अध्यापक राम एक संज्ञा है, खेल एक खेलने जाता है एक क्रिया है, आदि उदाहरण देकर
छात्र को पढ़ाता है। यही व्याकरण अनुवाद विधि है। द्विभाषी विधि, इसमें प्रत्यक्ष विधि और व्याकरण अनुवाद विधि का मिश्रण होता है। मीन्स की द्विभाषी विधि, और यहाँ पर ढूंढ लिखा हुआ है वो गलत है, मिस प्रिंट हुआ है, डूडो नाम है शायद से। इसे एक बार आप चेक कर लेना। द्विभाषी विधि का मतलब ये होता है कि छात्र को प्रत्यक्ष विधि में ही पढ़ाना, लेकिन जब कुछ ऐसे शब्द आ जाएं जो उस भाषा में छात्र को समझ में ना आए तो उसको अनुवाद करके फिर समझाना। जैसे कि मुझे छात्र को प्रत्यक्ष विधि से इंग्लिश पढ़ानी है, मैं उससे पूरे दिन इंग्लिश में बात करूँगा, यह प्रत्यक्ष विधि हुई। लेकिन उसको कुछ शब्द इंग्लिश में समझ ना आए तो मैं उसे हिंदी में पढ़ाऊँगा, उसे कुछ शब्द ही हिंदी में समझाऊंगा। यही द्विभाषी विधि कहलाती है। वचन विधि नहीं है, यहाँ पर वाचन विधि है। वाचन विधि का मतलब ये होता है कि पढ़कर फिर समझाना। इसके 4 मुख्य विधियाँ हैं। देखो और कहो, जब छात्र को शब्द का ज्ञान देकर फिर उसे पढ़ाया जाता है, उसे ही देखो और कहो विधि कहते हैं। अक्षर विधि में अक्षर का ज्ञान किया जाता है। ध्वनि साम्य विधि, एक समान ध्वनि वाले शब्दों को पढ़ाया जाता है। अनुध्वनि विधि, जिसमें एक समान दिखने वाले शब्द तो हैं लेकिन ध्वनि अलग उत्पन्न करते हैं, उसे ध्वनि अनुध्वनि विधि कहते हैं। जैसे कि PUT पुट कहलाता है, लेकिन BUT बट कहलाता है। पर्यवेक्षित और निरीक्षण विधि, पर्यवेक्षित और निरीक्षण विधि का मतलब ये होता है, इसको मैं चलो आपको थोड़ा सा धीरे सिंपल से वे में समझाता हूँ। जब एक अध्यापक कक्ष में जाता है और सभी छात्रों को अलग अलग दल बनाकर उनको अलग अलग कार्य दिए जाते हैं अध्यापक द्वारा, और कहा जाता है कि तुम अपने हिसाब से इन कार्यों को करो, और अध्यापक यहाँ पर जाकर उनका सिर्फ निरीक्षण करता है। इसे ही पर्यवेक्षित या निरीक्षण विधि कहते हैं, जिसमें अध्यापक सिर्फ छात्रों का निरीक्षण करता है और उनके कुछ बाधाओं को सुलझाता है, लेकिन पूरी तरह से शिक्षक छात्रों की हेल्प नहीं करता है। आगमन विधि, आगमन विधि को सिंपल से वे में समझाऊं तो होता है पहले उदाहरण देकर फिर नियम की ओर बढ़ना, यह आगमन विधि कहलाती है। आपने कुछ साइंस सब्जेक्ट के टॉपिक्स देखे होंगे जिसमें पहले शिक्षक आपको उदाहरण देता है, उसके बाद आपको नियम समझाता है। यही आगमन विधि होती है, जिसमें पहले छात्रों को उदाहरण से समझाया जाता है, उसके बाद से ही नियम पढ़ाए जाते हैं। इसके बारे में और कुछ मैं आपको यहाँ पर जो पॉइंट नोट डाउन है वो बताता हूँ। इस विधि के प्रवर्तक अरस्तु हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसे विश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, इसे विश्लेषण प्रणाली भी कहते हैं। और इसको बनाने वाले कौन है? अरस्तु। कौन बनाने वाले? अरस्तु। और इसे क्या नाम दिया है? विश्लेषण विधि। ठीक है। उसके बाद आप ये एक और पॉइंट है उसकी ओर देखो। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होती है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। इसके 4 सूत्र हैं: विशिष्ट सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त और ज्ञात से अज्ञात। ये इंपॉर्टेंट है, एक सही देगा ऑप्शन में और एक 3 गलत देंगे, या फिर 3 सही देकर एक गलत देंगे आगमन विधि का सूत्र नहीं है करके। तो आपको ध्यान में रखना है आगमन विधि में क्या होता है, पहले विशेष बात बताई जाती है, जैसे कि एक पाठ है, उसकी जो विशेषता है वो पहले बताकर उसके जो सामान्य पक्ष है उनको बताया जाना विशिष्ट से सामान्य होता है। स्थूल से सूक्ष्म, यानी जो पहले मतलब कि इसको स्थूल से सूक्ष्म का, जैसे कि मैं आपको एक और उदाहरण से समझाता हूँ। एक छात्र जो छोटा था तब बचपन में अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल कर पाता था, अपनी अंगुलियों को सही से उपयोग नहीं कर पाता था, यह स्थूल विकास था। लेकिन जब जब उसका विकास हुआ, वो बड़ा हुआ, तो आसानी से अपनी हाथों की अंगुलियों से पेंसिल को पकड़ना सीख गया, यह सूक्ष्म विकास है। तो स्थूल से सूक्ष्म विकास हुआ उसके अंदर। वैसे ही आगमन विधि में भी बड़ी मतलब जो चीज़ें होती है उनको पहले पढ़ाकर फिर सूक्ष्म बारीक चीज़ों को पढ़ाना आगमन विधि कहलाता है। मूर्त से अमूर्त, मीन्स की जो चीज़ें हमारे सामने पड़ी है उन्हें मूर्त विधि कहते हैं, और अमूर्त विधि उन चीज़ों को कहते हैं। अमूर्त का मतलब आप इमेजिनेशन समझ लो। ठीक है। जैसे कि पहले छात्रों को ये बताया जाएगा उनके सामने एक सेब लेकर कि यह एक सेब है, लेकिन दूसरे बार जब कक्ष में फिर से दूसरे दिन अध्यापक आएंगे तब वो सेब लेकर नहीं आकर कहेंगे कि आप मानो कि मेरे हाथ में एक सेब है। तब बच्चे कल्पना करेंगे कि उनके हाथ में एक सेब रखा हुआ, या फिर सेब कैसा दिखता है। तो यही मूर्त से अमूर्त हो गई। ज्ञात से अज्ञात, जिन चीज़ों के बारे में छात्रों को पहले से पता है उनमें कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ना जो उनको पता नहीं है, उनको ही ज्ञात से अज्ञात विधि कहते हैं। ये आगमन विधि के सूत्र हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए हमको। उसके बाद जो बाकी की डिटेल्स हैं, प्रयोग सामग्री प्रणाली और सहयोग प्रणाली, वो उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। निगमन विधि इसका ऑपोजिट है आगमन विधि का। आ से याद रखना है उ, अ से ही उ बनता है, तो उ से उदाहरण से नियम चलेगा। नी से नियम की ओर चलना है, नियम से उदाहरण की ओर। यह आगमन विधि का उल्टा है। इसे सूत्र प्रणाली, संश्लेषण प्रणाली का नाम दिया जाना चाहिए।
जाता है मीन्स कि इसमें क्या होता है, वही नियम से सूत्र की ओर बढ़ते हैं। इससे उच्च स्तर के लिए उपयोगी है ये, क्यों इसमें गणित के लिए उपयोगी, जैसे कि आपको अध्यापक जब गणित के पाठ पढ़ाते हैं या फिर वर्ग के बारे में पढ़ाते हैं, घनाभ के बारे में पढ़ाते हैं, तो पहले उसके सूत्र बताते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण के द्वारा सवाल सॉल्व कराते हैं। यह निगमन विधि के द्वारा होता है। इसके क्या है, सूक्ष्म से स्थूल, उसका उल्टा था, वहाँ पर स्थूल से सूक्ष्म था, यहाँ पर सूक्ष्म से स्थूल है, सामान्य से विशिष्ट, ज्ञात से अज्ञात और अमूर्त से मूर्त की ओर। अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे अंशों में पाठ को विभाजित करके फिर पढ़ाना अभिक्रमित अनुदेशन विधि कहते हैं। यहाँ से प्रश्न आया था, यहाँ से यह एक टॉपिक है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के आधारभूत सिद्धांत। इसका जो पहला पॉइंट है, छोटे छोटे पदों और लघु पदों का सिद्धांत, यह क्वेश्चन आया था। मीन्स के क्वेश्चन ये था, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत हैं, उसमें पहला ऑप्शन ये था और अन्य दूसरे अलग अलग ऑप्शन थे। तो इसमें से यह लघु पद का क्रमशः सिद्धांत जो ऑप्शन था वह राइट था। तो इन पांचों सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत मीन्स कि छोटे छोटे पदों में भाग करके फिर बच्चों को पढ़ाना। स्वगति का सिद्धांत, अपनी स्पीड से, मतलब छात्र जिस गति से सीखता है उसी गति से सिखाना। स्वमूल्यांकन तार्किक क्रम का सिद्धांत, कि बच्चे को खुद से मूल्यांकन करने देना और उनकी तार्किक क्षमता यानी कि सोचने की क्षमता को बढ़ाना। पुनर्बलन व प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, उनको मतलब कि एक बच्चे को, मैं सबसे पहले क्या कराऊंगा कि पहला ऑप्शन देखो, छोटे छोटे पदों में लघु पद का सिद्धांत। मैं पहले एक बालक को एक पाठ दूंगा जो छोटे छोटे भागों में बांट दूंगा। फिर क्या है, स्वगति का सिद्धांत, उसे कहूँगा कि तू अपने हिसाब से पढ़। फिर क्या कहूँगा, फिर स्व मूल्यांकन कर, तू अपने आप का मूल्यांकन कर। फिर वो बोलेगा सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, तो फिर उसको मैं पुनर्बलन दूंगा, मीन्स कि एक चॉकलेट दूंगा या फिर शाबाशी दूंगा, या फिर उन्होंने कुछ गलती की है तो उसको सुधारने के लिए कहूँगा। और क्रियाशीलता का सिद्धांत, फिर उसे क्रिया करने को कहूँगा, वापस से यही कार्य करने को कहूँगा। ये अभिक्रमण अनुदेशन का सिद्धांत, ये रीट 2022 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था जिसमें ये क्वेश्चन आया था। यानी कि आप समझ लो कि शिक्षण विधियों से 3 क्वेश्चन आते, जिसमें से एक क्वेश्चन ये था, आगे भी मैं आपको बताऊँगा। कम से कम 3 क्वेश्चन आते। ये हर्बर्ट विधि, इससे भी एक प्रश्न आया था, मैं आगे बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि एक छात्र जो होता है वो अपने आम जीवन से कुछ ना कुछ सीखता है। जैसे कि अभी जनवरी का महीना चल रहा है, छात्र या फिर बच्चे जो होते हैं वो पतंग उड़ाने के शौकिया होते हैं। जब वो पतंग उड़ाते हैं तो उन्हें पता है कि पतंग का वेग हल्का होता है, वज़न हल्का होता है और हवा का वेग ज़्यादा होता है, इस कारण से पतंग उड़ती है। लेकिन उसमें कुछ साइंटिफिक तथ्य जोड़कर हम उनको पढ़ाएं तो उनको हवा के वेग के बारे में, फिर वज़न के बारे में आदि जानकारी भी प्राप्त होगी। इसे ही हर्बर्ट विधि ने क्या कहा है, आप सुनना। प्रत्येक छात्र बाहर से मिलने वाले ज्ञान को संभाल कर रखता है। यदि नवीन ज्ञान को छोटे छोटे सोपानों में यानी स्टेप्स में बताकर उसे पूर्व ज्ञान से संबंधित पढ़ाया जाए तो वह छात्र अधिक शीघ्रता से सीखता है। मीन्स कि उसको पहले से उदाहरण दो कि तुम अपने घर में क्या क्या करते हो। जैसे कि कोई भी उदाहरण, एक सेब को काटने पर चाकू से वो कुछ समय बाद भूरा हो जाता था, ऐसा क्यों होता है यह बताकर फिर उसे आगे के रूल्स समझाना, यही हर्बर्ट विधि का कहना था। यह हर्बर्ट विधि किसने दी थी, हर्बर्ट ने, लेकिन उसके छात्र जीलर ने इसको आगे भी बांटा, ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले हर्बर्ट विधि ने 4 सोपान दिए थे, स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और विधि। स्पष्टता का मतलब वही तथ्यों को, विषय सामग्री को समक्ष रखना, छात्र के संबंध प्रस्तुत किए जो जाने वाले जो तथ्य हैं उनके बीच में संबंध बताना। जैसे कि चाकू और सेब का संबंध बताना, मैंने अभी आपको सेब और चाकू को काटने वाला उदाहरण दिया था। तो वही व्यवस्था, पहले उसके सामने सारी व्यवस्था सामग्री जो है उसको प्रस्तुत करना, चाकू और सेब को, और उसके बाद विधि के बारे में बताना कैसे क्या होता है वही। तो उसके छात्र, जो हर्बर्ट का छात्र था जीलर, उसने स्पष्टता, देखो जीलर ने सर्वप्रथम स्पष्टता को 2 भागों में बांट दिया, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। ये स्पष्टता को 2 भागों में बांटा, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। किसने बांटा, जीलर ने। तो हर्बर्ट विधि को आगे बढ़ाने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, यह क्वेश्चन आया था रीट प्री की शिफ्ट फर्स्ट में। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि डीपली क्वेश्चन आते हैं, तो यह भी याद रखना है। और कितने सिद्धांत दिए थे, स्पष्टता का, संबंध का, व्यवस्था का और विधि का। स्पष्टता के 2 भाग किए गए, एक तो प्रस्तावना और एक प्रस्तुतिकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा संसर्ग, इसका मतलब होता है जब आपको कोई भाषा सिखानी है तो छात्र को उस भाषा के संबंधित लेखकों की पुस्तकें देना। जैसे कि मैं एक छात्र को इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ तो इंग्लिश के लेखकों की पुस्तकें उसे देना, कहानियों की पुस्तकें देना, ताकि वो इंग्लिश भाषा को और अच्छे से पढ़ सके। उसमें व्यावहारिक ज्ञान आ जाए। व्यावहारिक ज्ञान का मतलब ये होता है कि उसको
उस भाषा में कैसे बोलना चाहिए उसके बारे में पता चल जाए, उसके नियम ना पता चले। जैसे कि अभी हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन हमको ज़्यादातर हिंदी के व्याकरण के बारे में नहीं पता है। हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान है, हमें कैसे बोलना है वो पता है, लेकिन उसके नियम नहीं पता है। तो संसर्ग ज्ञान का मतलब यही होता है, संसर्ग ज्ञान है, सॉरी संसर्ग ज्ञान नहीं है। उसका मतलब यही होता है कि जो भी हमको भाषा सिखानी है छात्रों को, उससे संबंधित लेखकों की पुस्तकें देना। संसर्ग का अर्थ होता है साथ होता, संसर्ग होना। इस विधि के बालकों को भाषा विशेषज्ञों की पुस्तक का संसर्ग प्रदान किया जाता है। यह अव्याकरणकृत विधि है और उसके बारे में जो भी डीपली लाइन्स लिखी गई है आप पढ़ लेना। लास्ट के जो 3 पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा बालकों में तार्किक ज्ञान की कमी रहती है, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक है और उसको क्या करते हैं, छात्रों को हम डायरेक्ट सोचने के लिए कोई बाध्य नहीं करते। हम उसे क्या कहते हैं कि तुम पढ़ो और अपने हिसाब से अर्थ निकाल कर समझ लो, इसमें तर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो तार्किक ज्ञान की कमी होती है। इस विधि द्वारा विद्यार्थी को व्याकरण की व्यवस्थित रूप से ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर रहा है, व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है। यह विधि अपने आप में पूर्ण नहीं है, बल्कि अन्य विधियों की सहायक विधि मानी जाती है। यह भी हमें ध्यान में रखना है। साहचर्य या मोंटेस्क्यू विधि, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था। यानी कि देखो, पहले हर्बर्ट विधि से क्वेश्चन आया है, एक अभिक्रमित अनुदेशन विधि से आया है और एक मोंटेसरी विधि से है। तो यह भी ध्यान में रखना है। मोंटेसरी विधि का अर्थ होता है समान। साहचर्य विधि के जनक इटली के मैडम मरियम मोंटेसरी थी। उनका कहना यह था कि जो भी शब्द आपको छात्र को सिखाने, उसका चित्र भी लगाओ। जैसे कि कमल, आप शब्द लिखते हैं तो उसके ऊपर कमल का चित्र लगाओ, फिर उसके नीचे कमल लिखो। आम का चित्र लगाकर आम के शब्द लिखो, ताकि छात्र को और समझ में आ जाए। और इसकी सबसे छोटी इकाई शब्द है, ये ध्यान में रखना है। इसकी इकाई क्या है, सबसे छोटी शब्द है। मोंटेसरी विधि की सबसे छोटी इकाई वाक्य, पद, वर्ण या शब्द है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको शब्द करना है, ठीक है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, ये कमजोर छात्रों के लिए उपयोगी है। व्याख्यान विधि सबको पता है, जब अभी मैं आपको ये सारा पढ़ाकर उसकी व्याख्या करके दे रहा हूँ, यही व्याख्यान विधि होती है। इस प्रकार हमने आज एक टॉपिक कर लिया है जो 3 नंबर का होता है। इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन यानी कि 3 क्वेश्चन आएंगे, तो इसे नोट्स में उतार ले और याद कर ले। इस प्रकार से हमने आज भाषा शिक्षण विधियाँ पढ़ ली हैं। कल हम भाषा शिक्षण के उपागम और भाषा शिक्षण की दक्षता पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू।